स्वागत है आपका दूसरे वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग मैथिली लिटरेचर के सिलेबस के बारे में देखेंगे। तो यूपीएससी में जो मैथिली का सिलेबस है लिटरेचर में, उसमें एक पेपर 1 होता है और एक पेपर 2 होता है। किसी भी दूसरे लिटरेचर हो, जैसे कि हिंदी लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर और भारतीय भाषाओं में किसी भी भाषा का लिटरेचर जो है, उसमें पैटर्न लगभग एक जैसा ही रहता है। इसमें पेपर 1 में हम लोग भाषा के बारे में समझते हैं और भाषा में जो साहित्य है उसके बारे में समझते हैं। और पेपर 2 में उसी साहित्य की जो रचनाएं हैं, इस जो पेपर 1 में हम लोग पढ़ेंगे, उसी साहित्य की रचनाओं का गद्य और पद्य और गद्य के कुछ पद्य हैं और कुछ गद्य हैं जो कि हमें अच्छे से पढ़ना है। और उसके बारे में जो प्रश्न पूछे जाएंगे, उसी प्रश्न का तरीका क्या रहता है वो भी हम लोग देखेंगे पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के, और कैसे उसको बनाना है, कैसे उसको फेस करना है, वो भी सीखेंगे। तो देखते हैं पेपर 1 के बारे में। पेपर 1 में 2 खंड होते हैं, एक खंड क और एक खंड ख। तो देखते हैं खंड क के बारे में। तो देखिए, ये मैंने ओरिजिनल यूपीएससी के जो ऑफिशियल पीडीएफ है उसी का स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है, आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा ये। तो इसमें देखिए, इसमें लिखा हुआ है मैथिली प्रश्न पत्र 1, मैथिली भाषा एवं साहित्य का इतिहास। उत्तर मैथिली में लिखने होंगे। तो ये जो मैथिली में लिखने होंगे, इसका मतलब यह नहीं है कि इसका लिपि, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें जो मिथिलाक्षर है उसमें लिखना होगा। मिथिलाक्षर में नहीं लिखना है, हमें इसकी लिपि देवनागरी ही रखनी है। लिपि तो देवनागरी ही रहेगी, लेकिन भाषा मैथिली रहेगी। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे हम लोग यहाँ पर लिखा हुआ है मैथिली भाषा का इतिहास, तो ये लिपि तो देवनागरी है लेकिन लिखा हुआ हिंदी में। और इसी को हम लोग अगर ऐसे लिखें, मैथिली भाषा का इतिहास, तो ये लिपि तो इंग्लिश हो जाएगी लेकिन भाषा ये हिंदी रहेगी। तो आई होप समझ गए आप लोग। इसमें देखते हैं कि हमारा क्या क्या कंटेंट है। तो पहला है भारोपीय भाषा परिवार में मैथिली का स्थान, मैथिली भाषा का उद्भव और विकास, जिसमें हम लोग संस्कृत, प्राकृत, अवहट और मैथिली, इस सब के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, क्योंकि हर टॉपिक ज़रूरी है, किसी भी टॉपिक को हम इग्नोर नहीं कर सकते। ये भी मैं बताऊंगा कि क्यों हर टॉपिक ज़रूरी है। मैथिली भाषा का कालिक विभाजन, मैथिली भाषा को आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल के हिसाब से भी बांटा गया है। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरीके से कहा है। मैथिली एवं इसकी विभिन्न उपभाषाएं, उपभाषाएं मतलब आसानी से इसको डायलेक्ट भी बोलते हैं। तो मैथिली में जैसे हम लोग भी देखते हैं कि मान लीजिए कोई अगर दरभंगा या मधुबनी में है तो अलग तरह का मैथिली बोलता है, कोई अगर बेगूसराय में है तो वो अलग तरह का मैथिली बोलता है, कोई अगर नेपाल के तराई क्षेत्र में है तो उसका अलग तरह का भाषा होता है, कोई भागलपुर या पूर्णिया, सहरसा में है तो वो अलग तरह का भाषा बोलता है। तो हर जगह का भाषा अलग अलग है। भाषा तो एक ही है, हर जगह का उपभाषा यानी कि डायलेक्ट अलग अलग है। तो उन सब डायलेक्ट के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे मैथिली एवं अन्य पूर्वांचली भाषाओं में संबंध, जैसे बंगला, असमिया, उड़िया। तो बंगला, असमिया, उड़िया में भी मैथिली के साथ क्या उसका रिलेशन है और कितनी समानताएं हैं, कितनी असमानताएं हैं, उन सब के बारे में भी पढ़ेंगे। तिरहुता लिपि का उद्भव और विकास, लिपि के बारे में इसमें पढ़ेंगे हम लोग। हमें लिपि के बारे में जानना ज़्यादा नहीं है, बस हमें ये जानना है कि उसका विकास और उद्भव कैसे हुआ है। मैथिली में सर्वनाम और क्रियापद, तो मैथिली का व्याकरण में हमें बस इन 2 चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है, मैथिली के सर्वनाम और मैथिली के क्रियापद में। और हम आगे पढ़ते पढ़ते हमें ये भी समझ में आएगा कि क्यों यही 2 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैथिली भाषा। अब दूसरे खंड पर देखते हैं, खंड ख। खंड ख में है मैथिली भाषा का इतिहास। अब इसमें हम 8 पॉइंट है, देखते हैं क्या क्या है। मैथिली साहित्य की पृष्ठभूमि, तो हम उसमें मैथिली समाज के बारे में पढ़ेंगे, उसका धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बैकग्राउंड देखेंगे कि क्या है। मैथिली साहित्य का काल विभाजन, इसमें भी बहुत सारे विद्वानों ने अपने अपने अलग तरीके से काल का विभाजन किया है, उसके बारे में भी देखेंगे। प्राक विद्यापति साहित्य, यानी कि विद्यापति के आने से पहले क्या साहित्य था वो देखेंगे। और विद्यापति और उनकी परंपरा, विद्यापति के आने के बाद, उसके बाद जो रचनाएं हुए वो देखेंगे जो कि उनकी परंपरा को फॉलो करते थे। मध्यकालीन मैथिली नाटक, इसमें कीर्तनिया नाट, अंकिया नाट, नेपाल में रचित मैथिली नाटक, इस सब के बारे में भी देखेंगे। मैथिली लोक साहित्य, लोक साहित्य में लोक गाथा, लोकगीत, लोकनाट्य, लोक कथा, इनके बारे में भी देखेंगे। और इसी सब में से कुछ हम लोग पेपर 2 में भी पढ़ेंगे। आधुनिक युग में विभिन्न साहित्यिक रचनाओं का विकास,
ये बिल्कुल ही जो मैथिली में विकास हो रहा है नए भाषा के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, उसके बारे में हम लोग बहुत पढ़ेंगे अच्छे से। प्रबंध काव्य, मुक्त काव्य, उपन्यास, कथा, नाटक, निबंध, समीक्षा, संस्मरण, अनुवाद, इन सब के बारे में थोड़ा-थोड़ा जानना है और थोड़ा-थोड़ा जान के ही बहुत हो जाएगा ये। मैथिली पत्र-पत्रिकाओं का विकास, ये भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि पूर्व में तो बहुत विकसित था हमारा पत्र-पत्रिका, फिर कुछ समय बाद वो अब धूमिल पड़ गया और अब दोबारा से पत्र-पत्रिका का विकास अच्छे से हो रहा है। अब हम लोग पेपर 2 की तरफ जाते हैं। पेपर 2 में देख लीजिए क्या है। इसमें प्रश्न पत्र 2 लिखा हुआ है। इस पत्र में निर्धारित मूल पाठ्य पुस्तकों को पढ़ना अपेक्षित होगा और ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जिनमें अभ्यर्थी की आलोचनात्मक क्षमता की परीक्षा हो सके। इसीलिए मैं ओरिजिनल कट लगाया हूँ, क्योंकि अगर हम सिलेबस में ऐसे सिर्फ बोलेंगे तो हम लोग बस टॉपिक पढ़ लेंगे, लेकिन जो ओरिजिनल पीडीएफ है, आप लोग भी आदत बनाइए कि किसी भी सब्जेक्ट का यूपीएससी के तरफ से या सरकार की तरफ से जो ओरिजिनल संसाधन है उसका यूज़ करें, क्योंकि इसमें ऐसी बातें लिखी रहती हैं ना जिसको मतलब आपको दूसरों से आगे बढ़ाएंगे वो। इसमें लिखा हुआ है कि आलोचनात्मक क्षमता की परीक्षा हो सके। ये आपकी आलोचनात्मक क्षमता की परीक्षा हो रही है कि आप जैसे कोई पढ़े एक पैराग्राफ, तो एक पैराग्राफ में पढ़ के आपको उसका ये नहीं पूछेगा कि ये क्या क्या हुआ, उसमें आपसे पूछेगा कि मान लीजिए कि हम इसको आप क्वेश्चन की हेल्प से ज़्यादा अच्छे से समझा सकते हैं। मतलब आपसे ये पूछेगा जो जो लेखक है, लेखक इस तरीके से क्यों सोच रहा है, इस तरह का सवाल आपसे पूछेगा। क्या लेखक का सोचना सही है? क्या लेखक जो ऐसा सोच रहा है इसके बदले कुछ और भी सोच सकता था? इस तरीके से आपको मतलब आपको एक डंप की तरह नहीं पढ़ना है, आपको बहुत ही होशियारी से पढ़ना है और समझ समझ के पढ़ना है और ये भी समझना है कि लेखक क्या कहना चाह रहा है। मतलब कुछ कोई लाइन लिखा है तो उसके पीछे वो क्या कहना चाह रहा है, वो आपको समझना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या क्या है। विद्यापति गीत शती, इसका प्रकाशक है साहित्य अकादमी नई दिल्ली। तो ये तो मैं एक बार गया भी था साहित्य अकादमी में, तो ये वहाँ मिलता नहीं है, लेकिन हमारे पास इसका पीडीएफ है अवेलेबल। गोविंद दास भजनावली, प्रकाशक मैथिली अकादमी पटना। तो मैं तो कभी मैथिली अकादमी पटना नहीं गया हूँ, लेकिन इसका भी पीडीएफ है हमारे पास। और यहाँ गीत संख्या 1 से 50 तक, गीत संख्या 1 से 50 तक इतना ही पढ़ना है, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। कृष्ण जन्म हमें पढ़ना है, इसका भी पीडीएफ है हमारे पास। मिथिला भाषा रामायण चंदा झा का है, ये भी पढ़ना है, ये भी हमें पढ़ना है, लेकिन इसमें ध्यान रखना है कि हमें पूरा रामायण नहीं पढ़ना है, इसमें बस सुंदर कांड पढ़ना है। रामेश्वर चरित्र मिथिला रामायण जो कि लाल दास के द्वारा लिखा गया है, इसमें हमें बस बाल कांड पढ़ना है। कीचकवध, कीचकवध तंत्रनाथ झा के द्वारा लिखा गया है, बहुत अच्छे से लिखा गया है ये हम पढ़ेंगे अच्छे से, इसका भी पीडीएफ है हमारे पास। दत्तवती जो सुरेश झा सुमन के द्वारा लिखा गया है, ये बहुत अच्छा काव्य है, इसको पढ़ेंगे। इसका बस द्वितीय सर्ग पढ़ना है, द्वितीय संग, लेकिन अगर आपके पास फ्री टाइम हो तो आप पूरा भी पढ़ सकते हैं, लेकिन द्वितीय सर्ग तो बहुत अच्छे से पढ़ना है, कोई प्रश्न तो द्वितीय सर्ग से ही पूछेंगे। चित्रा, चित्रा जो यात्री जी ने लिखा है उसको भी हमें पढ़ना है। समकालीन मैथिली कविता, इसमें एक ये कविता साहित्य अकादमी में मिल गया था मुझे, तो इसके अंदर बहुत सारा छोटे छोटे कविताएं हैं जो कि आधुनिक काल के बहुत सारे लेखकों ने, बहुत सारे कवियों ने लिखी है, तो उसको उसको हमें पढ़ना भी है, उसको समझना भी है और उससे हमें आलोचनात्मक विश्लेषण भी करना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब पेपर 2 का खंड ख है, इसमें हमें हमारा गद्य है। तो गद्य में हमारा वर्ण रत्नाकर है जो कि ज्योतिरीश्वर ठाकुर द्वारा लिखा गया है। इसका बस द्वितीय कल्लोल पढ़ना है हमें, द्वितीय कल्लोल ही बहुत है इसमें पढ़ने के लिए। खट्टर काकाक तरंग पढ़ना है, ये भी बहुत ही अच्छा है, मतलब तार्किकता का पराकाष्ठा कह सकते हैं इसको। लोरिक विजय, लोरिक विजय एक कथा है जो कि लोक कथा जिसको कह सकते हैं हम, मणिपद्म जी द्वारा लिखा गया है। पृथ्वी पुत्र, पृथ्वी पुत्र एक कथा है जो कि किसान और जमीन उन्मूलन के संबंधित जो बदलाव हो रहे थे हमारे समाज में उसको भी हाईलाइट करता है और उस समय के लोगों की दशा को बहुत ही मार्मिक तरीके से दिखाता है। भपाए चाहत जिंदगी, भपाए चाहत जिंदगी जो है ये एक नाटक है। ये नाटक जो है सुधांशु शेखर चौधरी के द्वारा लिखा गया है और इसमें भी जो है आज के समाज में जो धारणाएं हैं उसको चैलेंज किया गया है। जो आम धारणाएं हैं जैसे नौकरी ही करना श्रेष्ठ है, कोई अपना स्टार्टअप कर रहा है, तो आज के समय में भी वो बहुत ही ज़्यादा संदर्भित है। जैसे जब लिखा गया होगा उस समय तो था ही, अभी भी बहुत ही मतलब रिलेवेंट है। कृति राज कमलक, तो ये जो है ना इसमें से 10 कथा है और जो 10 तो कथा है, छोटा छोटा कथा है, वो हमें पढ़ना है और वो बहुत ही मतलब हमारे सामाजिक दशा को और एकदम रॉ
जो फीलिंग्स होता है आदमी के अंदर एकदम, जैसे कह सकते हैं हम लोग कि आजकल जो जैसे वेब सीरीज़ बनता है उसमें जिस तरह से स्टोरी दिखाया जाता है जिसका कोई सेंसर नहीं होता है, उस तरह से ये लिखा गया है कृतिक राजकमल का। बहुत सारा स्टोरी है और बहुत ही डीप, बहुत ही अच्छा आपको पढ़ने में लगेगा। तो ये पढ़ने में तो अच्छा लगेगा ही, साथ में आपका सिलेबस भी कंप्लीट होते लगेगा। कथा संग्रह, कथा संग्रह में उसी जिस तरह से आपका समकालीन मैथिली कविता है, उसी तरह से कथा संग्रह है जिसमें बहुत सारी कविताएं हैं। इसका पीडीएफ मेरे पास नहीं है, तो अगर आप लोग के पास किसी के पास ये हो तो इस कमेंट में बता दीजिए कि वो कहाँ मिलेगा। लेकिन इसका मान लीजिए कि कम से कम बाकी सारा टॉपिक अगर हम कर लेंगे तो ये हम छोड़ सकते हैं बाद में भी, ताकि हमें कभी मिल जाए। हालांकि इसका भी जो इससे जो सवाल पूछे गए हैं उन सवालों का संग्रह करके जो उसका आंसर बनाना है उससे रिलेटेड मटेरियल है हमारे पास, लेकिन जो ओरिजिनल सोर्स है वो नहीं है हमारे पास। तो करेंगे, पहले बाकी कर लेते हैं फिर इसके बारे में भी देखेंगे। ठीक है, अब अगले वीडियो में देखेंगे कि ये जो सोर्स है हमारे पास ये क्या क्या है और कहाँ कहाँ से मिलेगा। धन्यवाद।